हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के इस क्लास में हम लोग अपने हिस्ट्री के सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन बी को। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में सेक्शन ए को बहुत ही अच्छे से इन डिटेल डिस्कस किया, तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेक्शन बी के अंदर कौन कौन से आपके ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखते हैं। सबसे पहला देखो, क्वेश्चन बोला गया आपका 22 का ए क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे बोला गया आपका एनालाइज द लेआउट ऑफ Harappan cities to identify features that promoted cleanliness and public health। अब देखो, जैसे हम लोग बात करेंगे ना हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हड़प्पन सिटीज कह लो। तो हड़प्पन सिटीज के बारे में ना जब भी आप बात करते हो तो हमें कहां से देखने को मिलती है, तो इसमें एक नेम आता है आपका, कौन सा, इंदस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है ना, नेम कौन होंगे हमारे, इंदस वैली सिविलाइजेशन, है ना। अभी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। चलो, अब इसी में हमें बताना है ना कि जो हड़प्पन आपकी सिटीज थी, तो हड़प्पन सिटीज को ना मिलने क्या करना है, उनकी लेआउट को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, जिसमें आपको पता करना है किसके बारे में, तो फीचर्स बताने हैं जो कि क्या करते थे, प्रमोट कर रहे थे आपके उस टाइम पर क्लीनलीनेस को एंड पब्लिक हेल्थ को। ठीक है। अब देखो आंसर में क्या पॉइंट है, एवरी हाउस वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। अब देखो, जैसे कि ना अभी के टाइम पर नॉर्मली हमारा जो घर होता है, तो हमारे घर में जितने भी क्या होते हैं ना, मेनली जो ड्रेन्स होते हैं, मतलब जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, पानी आपके घर से निकल रही, तो पानी कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो अभी के टाइम पर आप देखोगे ना, एक आपके ना ड्रेनेज सिस्टम आपका बना हुआ है। तो हर किसी के घर का जो पानी होता है वो एक नाले के थ्रू होके क्या करता है, आपका पास होता है। तो वहां पर भी क्या था ना, हड़प्पन सिटीज के में भी क्या था आपका, तो जितने भी आपके घर थे वो सभी किससे कनेक्ट थे आपके, तो गली में ड्रेन होता था, उसी से क्या होते थे, कनेक्टेड होते थे। The main channels were made of bricks set in mortar, were covered with loose bricks that could be removed for cleaning। अब देखो बोला गया जो मेन चैनल आपका होता था, तो मेन चैनल को बनाते किससे थे, ब्रिक्स यानी कि ईंट वगैरह से बनाए जाते थे, है ना। और उसको मॉर्टर में सेट करते थे और उसको कवर करते थे। कवर मिलने किससे करते थे, तो ब्रिक्स से ही कवर करते थे। लेकिन वो ब्रिक्स कैसे होते थे आपके, तो लूज ब्रिक्स होते थे। अब देखो, लूज ब्रिक्स होने का मतलब सिंपल क्यों रखा जाता था, ताकि अगर उसको साफ सफाई भी कभी करना हो तो ब्रिक्स को इजीली वहां से हटा करके निकाल करके उसके अंदर सफाई की जा सके। ठीक, पहला पॉइंट हमारा है। देखिए दूसरे पॉइंट में बोला गया आपका, इन सम केसेस लाइमस्टोन वाज यूज्ड फॉर द कवर्स। देखो लाइमस्टोन, जिसको ना चूना पत्थर हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो किसी किसी जगह पर कुछ कुछ केसेस में हमें देखने को मिलते हैं कि जो आपके ना लाइमस्टोन होते हैं, तो लाइमस्टोन का भी क्या किया जाता था, आपके कवर्स के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, हाउस ड्रेन्स फर्स्ट emptied into a sump or case pit into which solid matter settled while was water flowed out in the street drain। अब सिंपल है ना कि जो सॉलिड पार्ट आपके होंगे वहां पर वो क्या रह जाते थे आपके, तो सॉलिड पार्ट वहां पर सेटल हो जाते थे, एंड जो लिक्विड पार्ट आपका वेस्टेज होता था वो स्ट्रीट ड्रेन के थ्रू क्या होता था आपका, वहां उसकी वाटर फ्लो हो जाते थे। चलो आखिरी पॉइंट बोला गया आपका, एवरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विद सम फॉर क्लीनिंग। एंड जितने भी आपके क्या होते थे, जो बहुत लंबे आपके ड्रेनेज होते थे या जो बहुत लंबे आपके ना ड्रेनेज चैनल्स हुआ करते थे, उनमें प्रोवाइड किया जाता था आपका एक इंटरवल्स पर, ताकि उसमें कुछ सम्स होते थे उनके साथ में, जिससे इजीली क्या उसकी क्लीनिंग करने में, साफ सफाई करने में हेल्प मिल सके। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 का बी। अब देखो 22 का ए और बी जो क्वेश्चन है, तो आपको ना दोनों क्वेश्चन नहीं बनाने, इधर आपको 22 का ए अटेम्प्ट करना है या फिर आपको 22 का बी अटेम्प्ट करना है। अब दोनों में से क्या करोगे, किसी एक क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करोगे। चलो 22 के बी में बोला गया आपका, एग्जामिन द चैलेंजेस, ठीक है ना, बोला जा रहा है आपका, एग्जामिन द चैलेंजेस हिस्टोरियंस फेस इन डिसिफरिंग द हड़प्पन स्केलेट। अब देखो हिस्टोरियंस के बाद इतिहासकार हमारे होते हैं,
तो उन्होंने ना कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए उसको एग्जामिन करते हुए कब में, तो जब उन्होंने क्या क्या डिसिफेरिंग किया था आपके हड़प्पन स्क्रिप्ट को, तो उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स वहां पर समझ में, उनको कौन कौन से मैंने प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े। देखो पहले चैलेंजेस की बात करेंगे तो क्या है, हिस्टोरियंस हैव कॉल्ड द हड़प्पन स्क्रिप्ट एज एनिग्मेटिक। अब देखो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा यहाँ पर, कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितने भी क्या थे आपके हिस्टोरियंस थे, तो हिस्टोरियंस ने क्या बोला, तो जो आपके ना हड़प्पन क्या थे आपके स्क्रिप्ट थे, तो उन्होंने बोला कि हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसे होते हैं आपके इनेग्मेटिक होते हैं। अब इनेग्मेटिक कहने का मतलब क्या होता है ना, कि रहस्यपूर्ण, रहस्यमयी बोल सकते हो, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, तो आप इसको ना रहस्यमयी बोल सकते हो, है ना। इनेग्मेटिक को क्या बोल सकते हैं हम लोग, रहस्यमयी, है ना। उनका कहना था कि क्या हड़प्पन जो स्क्रिप्ट आपके है ना वो कैसे है, एनिग्मेटिक है, रहस्यमयी आपके हैं, मतलब उनको समझ में उतनी नहीं आ रही थी। They have found that Harappan inscriptions are short. The longest contain about 26 signs. अब देखो यहाँ से एग्जाम में ना एमसीक्यू में आपसे क्या बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है। देखो नॉर्मली क्या होते थे ना, हड़प्पन के जो आपके इंस्क्रिप्शन होते थे वो कैसे हुआ करते थे आपके, तो वो शॉर्ट हुआ करना, छोटे हुआ करते थे। और जो सबसे लंबा आपका था ना, जो सबसे लंबा उनका इंस्क्रिप्शन था उसके अंदर कितने साइंस आपके थे, तो 26 साइंस आपको क्या होते हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। Although the script remains undecipherable to date, it was evidently not alphabetical but syllable। मतलब देखो सिंपली क्या है, तो वो जो स्क्रिप्ट था आपका था, ठीक है ना, हड़प्पन का जो स्क्रिप्ट था आपका वो मेनली अभी तक क्या है आपका, वो डिसिफरेबल, अभी तक उसको उसमें क्या लिखी है, किन चीज का यूज किया गया, कौन से लैंग्वेज है, ये हमें आज तक क्या में चीजें पता नहीं चल पाई है। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल बट साइलेबल, मतलब वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में क्या आपका नहीं लिखा हुआ है, वो साइलेबल के फॉर्म में आपके लिखे हुए हैं। आगे पॉइंट बोला गया आपका, इट हैज जस्ट टू मेनी साइंस। एंड जैसे अपना बात करते हो अगर हड़प्पन स्क्रिप्ट में, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट के अंदर आपको क्या होता है ना, कि आपको साइंस बहुत देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट के अंदर ना साइंस जो होते हैं आपको बहुत ही ज्यादा साइंस आपको देखने को मिलेंगे। चलो आगे बोला गया आपका, समवेयर बिटवीन 375 एंड 400। एंड जब टू मेनी साइंस के बारे में बोला गया आपका, समवेयर कितना है आपका वो, तो 375 से लेके आपके 400 बीच के बीच में क्या आपको साइंस देखने को मिलते हैं। चलो, the script was written from right to left as some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left as if the engraver begin working from the। अब देखो जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट बता दो मैं, जैसे नॉर्मली अगर मैं लिखता हूँ आप लिखते हो, तो नॉर्मली हम लोगों की जो लिखने की आदत होती है, जो नॉर्मली हम लोग जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो हम लोग ना बढ़ते हैं आपके कैसे, तो अगर आपको मैं बताऊं तो सिंपली ये आपका लेफ्ट पार्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट में क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं, है ना। हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट में हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। लेकिन जो हड़प्पन स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलती है, वहां पर जो भी स्क्रिप्ट आपके हैं वो जो लिखे वो कैसे लिखे हुए हैं आपके, तो वो आपके ना राइट टू लेफ्ट है, मीन्स यहां से लिखना स्टार्ट होता है, ऐसे लिखते हैं वो लोग, जैसे यहां से लिखेंगे, ठीक है ना, माई नेम, इस तरह से ना ऐसे करके लिखेंगे। तो मेनली यहाँ पर जो लिखी जाती है वो आपकी राइट टू लेफ्ट में लिखी गई है। कौन सा डायरेक्ट आपका है, तो राइट टू लेफ्ट में। नॉर्मली हम लोग लिखते हैं कैसे हैं आपके, लेफ्ट टू राइट में लेकर के चलते हैं। चलो आगे देखेंगे पॉइंट क्या है आपका। चलो तो मैंने कुछ वाइडर स्पेस आपको बताते हैं आपके राइट में, एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट में आपको कुछ क्रैम्पिंग भी मिलते हैं। एज इफ द इनग्रेवर बिगेन वर्किंग फ्रॉम द राइट। अब क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल बताऊं तो जैसे समझना, जैसे ना अगर आपके देखो ब्लैंक पेज होती है, ठीक है, तो जब ब्लैंक पेज में ना आप लिखते हो कभी भी, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर आप ना लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हो तो आप लेफ्ट में इतना ना लाइन स्पेस देते हो, एंड देन यहां से क्या करते हो लिखना अपने स्टार्ट करते हो, और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट तक आप क्या करते हो लेकर के जाते हो।
लेकिन वहां पर आपको क्या देखने को मिला ना, हड़प्पन स्क्रिप्ट की जब बात करेंगे तो हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो है नॉर्मली तो यहाँ पर आपको इस तरह की लाइनिंग राइट में देखने को मिलती है एंड इस तरह से यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। तो नॉर्मली इस बारे में आपको ना कहीं ये शो कर रहे होते कि वहां पर जो लिखने की आदत थी लोगों का, जो लोग लिखा करते थे वो आपके राइट टू लेफ्ट में लिखा करते थे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, हाउ डज द महाभारत शो द मल्टीकल्चरल नेचर ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब देखो महाभारत आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, आपने टीवी सीरीज में भी देखे होंगे। तो महाभारत किस तरह से क्या करते हैं आपके ना, मल्टीकल्चरल नेचर आपके शो करते हैं एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के। इसको आपको क्या करना है, एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन करने हैं। देखो पहला पॉइंट क्या हम लोग लिखेंगे, द महाभारत इनकॉर्पोरेट्स स्टोरीज कस्टम्स एंड बिलीव्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट reflecting the multicultural aspects of ancient Indian society where different communities coexisted and interacted। अब थोड़ा समझेंगे क्या बोल रही है। देखो बोला गया है ना कि महाभारत क्या है आपके, वो इनकॉर्पोरेट्स करते हैं। किसको इनकॉर्पोरेट करते हैं आपके, तो आपके स्टोरीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके अलावा कुछ कस्टम्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके अलावा बिलीव्स हैं जो कि अलग अलग आपको ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट की रीजन से आते हैं, जो कि नॉर्मली क्या कर रहे थे, सभी आपके रिफ्लेक्ट करते हैं मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट को, जो कि हमारे इंडियन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के हैं। जहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, तो डिफरेंट अलग अलग क्या होती है कम्युनिटीज होती हैं, वो को एग्जिस्ट करती हैं और एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट भी करती हैं। चलो आगे पॉइंट आपका है वेरिएशंस इन सोशल प्रैक्टिसेस। अब देखो जब बात करेंगे ना सोशल प्रैक्टिसेस की, तो सोशल प्रैक्टिसेस में आपको क्या देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक ना अगर हम लोग बात करते हैं मैरिज की, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं ना रिचुअल्स की, जो परंपराएं होते हैं हमारे, जो रीति रिवाज हमारे होते हैं, जैसे नॉर्मली आपको देखने को मिलता है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके कम्युनिटीज में आप देखोगे कि मैरिज का अलग अलग तरीका होता है, उनका जो रीति रिवाज है, पूजा पाठ करने का जो भी चीजें हैं, तो सबके कहीं ना कहीं जो रिचुअल्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं आपके अलग होते हैं। चलो आगे बोला गया आपका एज डिपिक्टेड इन द महाभारत हाईलाइट द डायनामिक नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइक पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी एटसेट्रा। आगे आपका है थर्ड पॉइंट, द एपिक इलस्ट्रेट्स द ऑनगोइंग एक्सचेंज बिटवीन डाइवर्स कम्युनिटीज। अब देखो जो एपिक आपका है, जो महाकाव्य, एपिक को क्या बोलते हैं ध्यान रखोगे, महाकाव्य बोलते हैं, है ना। एपिक क्या हो जाएगा आपका, महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बोलते हैं हम लोग ना, तो जब आगे कुछ पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं आपके, सो आगे के पॉइंट में ना कुछ बात बोला गया आपका, जिसमें देखो क्या है, तो एपिक नॉर्मली क्या करता है आपके, तो जो ऑन गोइंग आपके ना एक्सचेंज थे किसके बीच में आपके, तो जो डाइवर्स कम्युनिटीज हैं, जिसके अंदर कौन कौन इंक्लूड आपके है, तो उस डाइवर्स जब ना हम लोग कम्युनिटीज की बात करते हैं उसके अंदर आपके इंक्लूड है ब्राह्मण्स, है ना, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्र। अब देखो अगर थोड़ा पीछे चलोगे एंशिएंट इंडिया में, अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे ना, तो पहले क्या चलता था ना, तो पहले अगर हम लोग बात करें तो वर्ण सिस्टम चलता था, है ना। क्या चलता था पहले, तो वर्ण सिस्टम चलता था। एंड वर्ण सिस्टम के बेस पर क्या थी आपकी कास्ट जो है वो डिवाइडेड थी, है ना, वर्ण सिस्टम पर। एंड जब वर्ण सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो कास्ट आपकी डिवाइडेड थी किसके बेस पर, तो बेस्ड ऑन वर्ण, है ना। किसके बेस पर बात करेंगे, तो यहाँ पर बात की जा रही थी आपसे बेस्ड ऑन वर्क की, यानी कि पहले के समय में क्या था, जाति आपकी आधारित थी किसके ऊपर, काम के ऊपर, है ना। और वो कौन कौन थे आपके, तो ब्राह्मण्स थे आपके, क्षत्रिय थे, वैश्य थे एंड आपके शूद्र थे, एज वेल एज इंटरकनेक्शन विथ ट्राइबल्स। अच्छा इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलता है, तो इसके अलावा हमें ना इंटरकनेक्शंस भी देखने को मिलते हैं, सॉरी इंटरैक्शंस भी देखने को मिलते हैं किसके साथ में,
तो ट्राइबल्स ग्रुप्स के साथ में एंड बाकी अदर कल्चर्स में, जैसे अगर बात करेंगे तो हिडिंबा है ना, इसके अलावा मलेच्छास, तो एक्सेट्रा इस तरह के और भी क्या थे आपके डिफरेंट अदर कल्चर या फिर ट्राइबल ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं। चलो फोर्थ पॉइंट बोला जा रहा है आपका, दीज इंटरेक्शंस enriched Indian society through the exchange of ideas and cultural practices। अब ये जो इंटरेक्शंस आपके होते हैं ना, तो इन इंटरेक्शंस क्या थे आपके, तो ये जो इंटरेक्शंस थे ये आपके enriched ने कहां पर, इंडियन सोसाइटी किसके थ्रू आपकी, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के थ्रू एंड कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू। चलो आगे बोला गया आपका फिफ्थ पॉइंट में, The Mahabharata portrays conflicts and consciousness among different social groups and ideologies। अब देखो महाभारत ने क्या किया है, सो महाभारत ने आपके ना पोर्ट्रे किया है, किस चीज को पोर्ट्रे किया है आपके, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड कंसेंसस को, किसके अमंग में, तो डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स आपके होते हैं एंड जो आइडियोलॉजीज के लोग होते हैं उनके अमंग में। चलो लास्ट बोला गया आपका पॉइंट, communities adapted the epic to their cultural context। अब जैसे महाभारत मैंने आपको बताया कि महाभारत क्या हमारी एपिक है, महाकाव्य है, तो इस आपके ना मेनली कम्युनिटीज ने क्या किया, इस एपिक को अडेप्ट किया है, किसके थ्रू, तो अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट किया है, लीडिंग टू डाइवर्स है ना, जो कि किसमें लीड करता है आपका, डाइवर्स आपके वर्जन्स में एंड इंटरप्रेटेशंस में। जैसे लाइक अगर हम लोग बात करें तो है ना, क्या बोला गया आपका, सूत्रंकर्स प्रिपरेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशन का। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 का एक क्वेश्चन है और ये आपके ना मेडाइवल पार्ट से है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी पोएट्री ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। ठीक है ना, यहाँ पर मेनली आपके सूफी पोएट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एंड भक्ति पोएट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन कहाँ से आपको मिलेंगे, तो जो आपके मेडाइवल हिस्ट्री की बुक है वहां से क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। देखो बोला है कि आपको ना जो भक्ति एंड सूफी पोएट्री है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है ना, किस चीज को डेवलप करने में, तो डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। यानी कि देखो बहुत अगर शॉर्ट में आपको क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह से क्या होती है, जैसे हमने देखा मेडाइवल हिस्ट्री में कि जो आपकी क्या है रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर क्या होती है, डेवलप होती है ना। मेडाइवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि रीजनल लैंग्वेजेस एंड रीजनल आपके लिटरेचर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो इस डेवलपमेंट का है ना मेनली तो भक्ति एंड सूफी पोएट्री ने क्या इम्पैक्ट दिया है ना, भक्ति एंड सूफी पोएट्री के कारण किस तरीके से आपके रीजनल एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर डेवलप होते हैं, उसके बारे में नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या आंसर लिखेंगे हम, भक्ति एंड सूफी पोएट्स कंपोज्ड देयर वर्सेस इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब देखो बोला गया आपका कि क्या होता है, देखो भक्ति एंड सूफी जो पोएट्स थे, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करते हैं कि इनके बारे में, भक्ति एंड सूफी पोएट के बारे में, तो जो भी आपके ना भक्ति एंड सूफी पोएट्स थे वो मेनली अपने वर्सेस को, मतलब जो भी उनकी क्या होती थी, मतलब कंपोज जिस भी चीज को वो करते थे आपके, उसको कैसे लैंग्वेज में, तो उसको कौन सी लैंग्वेज में लोग लिखा करते थे, तो उसको वो लोग अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में लिखा करते थे। अब पॉइंट आएगा कि सर ये वर्नाकुलर क्या है ना, आगे आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे वर्नाकुलर एक प्रेस एक्ट भी आता है। अब देखो वर्नाकुलर के बारे में क्या बोला गया है, तो इसको ना हिंदी में लोग बोलते हैं मातृभाषा। कौन सी भाषा, तो मातृभाषा। जैसे आपकी भी कुछ मातृभाषा होगी, तो जितने भी आपके ना सूफी पोएट्स हुआ करते थे या फिर आपके भक्ति पोएट्स हुआ करते थे, वो अपने वर्सेस को कौन सा लैंग्वेज में कंपोज करते थे, तो वो अपने ना वर्सेस को कंपोज करते थे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। दिस हेल्प्स इन द standardization and development of various regional languages such as Hindi, Bengali, Punjabi, Urdu and others। अब देखो जैसे नॉर्मली बात करते हैं, जैसे आज के टाइम पर अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप साउथ इंडिया चले जाते हैं, इंडिया के साउदर्न पार्ट में चले जाओगे, तो वहां पर ना जितने भी स्टेट्स हैं वो लोग अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्रीफर करते हैं।
है ना, आप मुंबई चले जाओ, दिल्ली वगैरह चले जाओ, तो वहां पर लोग ना इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा क्या करते हैं, मतलब प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर साउथ में चले गए तो लोग वहां पर क्या करते हैं, आज भी अपने लैंग्वेज को ज्यादा क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अगर आपके देखो कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज है, मतलब आपकी जो भी मातृभाषा होगी, तो अगर आप अपने सारे काम उसी लैंग्वेज में करते हो, तो जाहिर सी बात है ना, आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, तो उसको हेल्प मिलेगी किसी होने में, तो स्टैंडर्डाइजेशन होने में एंड उसको डेवलपमेंट होने में काफी हेल्प मिलेगी। इसी कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि हिंदी लैंग्वेज जो आपकी है, बंगाली, पंजाबी, उर्दू एंड अदर्स, इन लैंग्वेज का क्या हुआ, आपका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ एंड इन लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी होता है। चलो थर्ड बोला गया आपका, बोथ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स emphasized the universality of love, devotion and spiritual experience, है ना, transcending linguistic, cultural and religious boundaries। अब देखो आगे क्या है, अब बोला गया ना कि जैसे अगर आप बात करते हो ना भक्ति या फिर सूफी मूवमेंट्स की, तो जो भी आपके ना भक्ति मूवमेंट रहे हैं या फिर आपके सूफी मूवमेंट रहे हैं, वो मेनली किस चीज के ऊपर एम्फसाइज करते हैं आपके, तो यूनिवर्सैलिटी ऑफ लव पे, है ना, डिवोशन पे आपके, इसके अलावा जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं आपके, है ना, ट्रांसेंडिंग लिंग्विस्टिक, कल्चरल और जो आपकी रिलीजियस बाउंड्रीज होते हैं। चलो आगे देखेंगे, बोला गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पॉइंट नंबर 4 में बोला गया आपका, नाइनर्स अलवर्स तमिल भक्ति ट्रेडिशन कंपोज्ड hymns praising Lord Shiva in Tamil. Their poems Tevaram and Nalliyara Diya Prabandhanam are revered for their devotional fervor of literature and fervor and literary excellence. आगे आपका सूफी पोइट्री wrote verses expressing the depth of mystical love and spiritual longing। अब देखो सूफी, जब हम लोग ना पोइट्री के बारे में बात करेंगे, सूफी पोइट्री क्या करते हैं आपकी, तो ना वर्सेस को क्या करते हैं आपके, रोट करते हैं, है ना, किस चीज को रोट करते हैं, तो वो आपके वर्सेस को क्या करते हैं, रोट करते हैं, जिसमें मेनली एक्सप्रेस करते हैं किन चीजों को, जो मिस्टिकल लव एंड स्पिरिचुअल आपकी लॉन्गिंग होती है, तो उनके डेप्थ को, उनकी गहराई को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। आगे देखो बोला गया आपका, द चिश्तीज पार्टिकुलरली इन दिल्ली, है ना, चलिए चिश्तीज आपके जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, जो दरगाह वगैरह उनके हैं, जो कि दिल्ली में आपके हैं, इम्ब्रेस्ड द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो ये भी क्या करते हैं आपके लोकल लैंग्वेज के यूज को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इम्ब्रेस्ड करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें हिंदवी टू कम्युनिकेट, मतलब इनकी जो रीजनल लैंग्वेज हुआ करती थी वो हिंदवी थी, एंड इसको लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा इम्ब्रेस्ड करते हैं विद द कॉमन पीपल, फॉस्टरिंग अ डीपर कनेक्शन विद द मासेस, और इससे कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, तो एक मासेस के थ्रू अपने डीपर कनेक्शन को बिल्ड कर पाते हैं। चलो आगे बोला गया आपका पॉइंट नंबर 7 में, देखो इसमें आपका है, सूफी संस लाइक बाबा फरीद expressed their spiritual insights through verses composed in the local language। अब देखो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ना बाबा फरीद के बारे में, तो बाबा फरीद ने क्या किया आपने, तो बाबा फरीद ने क्या किया, अपने स्पिरिचुअल इनसाइट्स को क्या किया है, एक्सप्रेस किया, किसके थ्रू आपके, तो जो वर्सेस होते हैं उन वर्सेस के थ्रू, जो कि उन्होंने किस लैंग्वेज में कंपोज किया था, जो कि उन्होंने अपने लोकल लैंग्वेज में कंपोज किया था। Some of which were included in the गुरु ग्रंथ साहिब, और इसी में से कुछ को कहां पर इंक्लूड किया गया आपका, तो इसी में से कुछ चीजों को आपका इंक्लूड किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि आपकी होली स्क्रिप्चर है किसकी, सिखिज्म की। चलो आगे आपका अदर्स लाइक मलिक मोहम्मद जायसी यूटिलाइज्ड लोकल लैंग्वेज टू क्रिएट एलोगेरियल लव स्टोरीज सच एज पद्मावत, सिंबलाइजिंग द जर्नी ऑफ द सोल टुवर्ड्स डिवाइन लव। अब जैसे कुछ बात करें मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, जिन्होंने कौन क्या लिखा था, पद्मावत लिखा था, है ना, जिसके ऊपर एक मूवी बनी आपकी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आपने लोकल लैंग्वेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया, एक एलेगोरिकल लव स्टोरीज को क्या करने में, दिखाने में, जैसे पद्मावत उनके जो कि सिंबलाइज करता है एक जर्नी ऑफ सोल को टुवर्ड्स डिवाइन लव के प्रति।
चलो नेक्स्ट आपका है, देखो मीराबाई कंपोज भजन। अब इसी में पॉइंट आएगा ना मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई क्या कंपोज करती थी, तो मीराबाई ना भजन को क्या करती थी, कंपोज करती थी, एंड पोएम्स को, जो कि मेनली किस चीज को एक्सप्रेस करते थे, तो एक्सप्रेसिंग हर अनकंडीशनल लव एंड लॉन्गिंग फॉर द डिवाइन, जिसके अंदर मेनली अपने पोएम्स के थ्रू, अपने ना भजन के थ्रू क्या करती थी, तो वो अपने अनकंडीशनल लव एंड लॉन्गिंग फॉर द डिवाइन को क्या करती थी, एक तरह से ना एक्सप्रेस करती थी। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 का बी। देखो 24 के बी में क्वेश्चन बोला गया आपका, एग्जामिन हाउ म्यूजिक एंड डिवोशनल सॉन्ग्स इन भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस सर्व स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन एंड कम्युनिटी यूनिटी। अब देखो बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर क्या है आपका, तो आपको ना एग्जामिन करके क्या करने हैं, बताने हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एग्जामिन करने हैं, एंड एग्जामिन करने के साथ में आपको क्या करना है, बताना है कि आपके देखो जो म्यूजिक होते हैं एंड जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, कहां पर, इधर आप बात करें तो ना भक्ति या फिर आप सूफी ट्रेडिशंस में, तो वो ना एक सर्व करते हैं आपकी स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन में एंड कम्युनिटी यूनिटी के अंदर। तो वो कैसे है ना, मतलब सिंपली बोला गया है कि म्यूजिक और जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं है ना, वो किस तरीके से क्या करते हैं आपके, तो सर्व करते हैं भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस में, किस चीज के लिए, तो एक स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन एंड कम्युनिटी यूनिटी के लिए। चलो पॉइंट देखेंगे, पहला क्या बोला गया है, देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में देखो बोला जा रहा है हमसे, ठीक है ना। देखो जब बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट्स की, बोला गया आपका द पोएम्स ऑफ अपर, है ना, आगे आपका है समंदर एंड सुंदर फ्रॉम द तेवारम, अ कलेक्शन दैट वाज कंपाइल्ड एंड classified in the 10th century on the basis of the music of these songs। यानी कि जब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में आपसे ना, सॉन्ग्स के बारे में, सॉरी पोएम्स के बारे में, तो जो आपके अपर है, समंदर आपके हैं, सुंदर आपके हैं, कहां से, आपके तेवड़म से, तो इनके जो भी आपके पोएम्स रहे हैं वो मेनली क्या आपके कलेक्शन आपका है, जिसको कंपाइल्ड किया गया है और आपका क्लासिफाई किया गया था कब, तो 10th सेंचुरी में, किसके बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक, है ना, म्यूजिक ऑफ द जो सॉन्ग्स आपके होते थे ना, उसी के बेस पर इसको कंपोज्ड एंड कंपाइल किया जाता है। चलो these kings introduced the singing of Tamil Saiva hymns in the temples under royal patronage, taking the initiative to collect and organize them into a text Tevaram। अब देखो आगे क्या बोला गया है, तो यहाँ के देखो जितने भी किंग्स हुआ करते थे, ठीक है ना, तो यहाँ के बारे में ना जब हम लोग बात करें तो जितने भी क्या होते थे आपके ना राजा महाराजा हुआ करते थे, इन सभी ने क्या किया यहाँ पर, तो जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किस चीज को, तो सिंगिंग ऑफ तमिल सैवा को। तो तमिल सैवा की जो सिंगिंग होती है, जो हाइम्स आपके होते हैं टेम्पल्स में, रॉयल पैट्रोनेज के अंडर में, इन्होंने क्या किया, इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया। तो एक इनिशिएटिव आपका लिया गया किस चीज को, तो कलेक्ट करेंगे एंड ऑर्गेनाइज करेंगे इन सभी को, किसमें, एक टेक्स्ट में, एंड उसी टेक्स्ट को क्या बोला जाएगा आपका, तेवाड़म बोला जाएगा। चलो आगे बोला गया आपका सूफीज जियारत इज द यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस। अब जैसे बात करेंगे ना सूफीज के जियारास की, तो सूफीज के आपके जो जियारास होते हैं मेनली क्या है आपके यूज है किस चीज के आपके, तो म्यूजिक एंड डांस के। इसमें क्या इंक्लूड आपका है, इंक्लूडिंग मिस्टिकल चैंट्स परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियंस, है ना, जिसके अंदर मेनली क्या करते थे, मिस्टिकल चैंट्स को परफॉर्म किया जाता था आपका स्पेशली ट्रेंड आपके म्यूजिशियन से या फिर कवाल्स थे, जो कि क्या करते थे आपके इवो करते थे डिवाइन एक एक्सटैसी को। चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, बोला गया आपका द सूफीज रिमेंबर गॉड ईदर बाय reciting the zikr, the divine names, or evoking his presence through some literary audition or performance of mystical music. Psalm was integral to the Chistis and exemplified interaction with indigenous devotional traditions। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे,
देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बोला गया है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है डिवोशनल ट्रेडिशंस का है। इसके अलावा जब बात करेंगे, द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक इज स्पेल्ड आउट इन हिज हाइम्स एंड टीचिंग्स। अब जैसे ना बाबा हम लोग गुरु नानक के बारे में बात करेंगे, तो उनका जो मैसेज होता है वो क्या होता है आपका, स्पेल्ड आउट किया गया आपके किसमें, हाइम्स में एंड टीचिंग्स में। दिस सजेस्ट दैट ही एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति, जो कि कहीं ना कहीं एडवोकेट करता है कि किस चीज को सजेस्ट करते थे आपके, निर्गुण भक्ति को सजेस्ट किया करते थे। द फिफ्थ प्रिसेप्टर गुरु अर्जुन कंपाइल्ड बाबा गुरु नानक hymns along with those of his four successors and other religious poets like Baba Farid, Ravidas, also known as Rai Das, and Kabir in the Adi Granth Sahib. These hymns called Guru Bani are composed in various languages. अब देखो लास्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इसमें बोला गया आपका ना, जो फिफ्थ आपके प्रिसेप्टर थे सिखिज्म के, जो कि कौन थे आपके, गुरु अर्जुन थे। इन्होंने क्या किया, तो जो ना बाबा गुरु नानक के हाइम्स थे, इनके साथ इनके जो पहले जगह चार जो सक्सेसर रहे हैं उनके जो आपके क्या थे, हाइम्स वगैरह थे इन्होंने, और इसके अलावा जो बाकी दूसरे अदर आपके ना रिलीजियस पोएट्स थे, जैसे बाबा फरीद हो गए, रविदास जिनको रायदास भी बोलते हैं, कबीर हो गए, ये सभी के इन्होंने हाइम्स वगैरह पोएट्स को क्या किया, कंपाइल किया एक किसमें, आदि ग्रंथ में, जिसको नाम क्या दिया गया आपको, एक कंपाइलेशन किया गया, उस कंपाइलेशन का नाम दिया गया आपका आदि ग्रंथ साहिब। और ये जो आपके हाइम्स थे, इन हाइम्स को क्या बोला गया, इन हाइम्स को बोला गया आपका गुरु बानी बोला गया है, जिसको ना बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर में क्या किया गया था, कंपोस्ट किया गया था। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर। देखेंगे 25 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, इसमें बोला गया आपका एक्सप्लेन द टर्म लिटिल रिपब्लिक्स एज अप्लाइड टू विलेजेस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब देखो जैसे एक टर्म आपका दिया गया है एंड उसी टर्म को हमें क्या करना है, उसी टर्म को हमें ना एक्सप्लेन करना है। टर्म क्या है हमारा, तो टर्म जो है हमारा वो है लिटिल रिपब्लिक्स का, ठीक है ना, लिटिल रिपब्लिक्स का हमारा टर्म है, इसी को हमें क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट क्या बोला है आपका, एज अप्लाइड टू विलेजेस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब देखो मुगल पीरियड के दौरान में क्या था, तो लिटिल रिपब्लिक्स किसके लिए अप्लाई किया जाता था आपका, तो मुगल पीरियड के अंदर जो लिटिल रिपब्लिक्स आपके थे ना, वो विलेजेस के लिए क्या होते थे आपके, अप्लाइड किए जाते थे। अब लिटिल रिपब्लिक्स का ना मिलने क्या मतलब होता था, यही हमसे क्या किया गया यहाँ पर पूछा गया है। देखो पहला पॉइंट क्या है, देयर वॉज इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डीप इनइक्विटीज बेस्ड ऑन कास्ट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। अब देखो जैसे ना बात करोगे अगर आप मुगल पीरियड में, सो मुगल पीरियड के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि जो भी आपके ना जो इंडिविजुअल आपके ना ओनरशिप था, चाहे आप बात कर तो एसेट्स के बारे में या फिर आप डीप इनइक्विटीज के बारे में बात कर रहे हो, कि बेस्ड किसके ऊपर होती थी आपकी, तो कास्ट के ऊपर बेस्ड होती थी आपकी, और जेंडर डिस्टिंक्शंस के ऊपर। अ ग्रुप ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल्स डिसाइडेड द अफेयर ऑफ द विलेज, एक्सप्लॉइटेड द वीकर सेक्शन एंड हैड द अथॉरिटी टू डिस्पेंस जस्टिस। अब देखो घूम फिर के ना बात वही वाली घूम रही है कि जिसके पास क्या होगा, पावर होगा, जो पावरफुल इंडिविजुअल होगा वो अपने से कमजोर को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। और ये हर जगह हो रहा है, काफी पहले से हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, आपकी चीजें ये चलते ही रहेंगी। तो होता है क्या आपका ना कि ये पावरफुल जो क्या होते हैं इंडिविजुअल्स का ना ग्रुप होता है, वो डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं भैया, कि देखो विलेजेस का जो भी अफेयर्स होगा ना वो हम ही लोग तय करेंगे, मतलब गांव में क्या होना है नहीं होना है, ये सभी चीजें कौन डिसाइड करेगा, हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग पावरफुल है। और ये लोग क्या करते थे आपके, एक्सप्लॉइटेड द वीकर सेक्शन, और जितने भी आपके देखो जो वीकर सेक्शन थे, तो ये ना वीकर सेक्शन को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया करते थे। एंड हैड द अथॉरिटी टू डिस्पेंस जस्टिस, एंड इनके पास पूरी क्या होती थी, अथॉरिटी होती थी कि ये क्या कर सकते हैं आपके, तो जो जस्टिस होगा वो जस्टिस को क्या करेंगे, डिस्पेंस करेंगे।
है ना। यानी कि सबसे मेन चीज आपकी यहाँ पर बोली गई है कि जस्टिस को क्या है आपकी ना डिस्पेंस करने की जो पावर है वो भी इनके पास होती है। आगे बोला गया आपका मोर इंपॉर्टेंटली अ कैश नेक्सस हैड ऑलरेडी डेवलप्ड थ्रू द ट्रेड बिटवीन विलेजेस एंड टाउन्स। अब देखो यहीं पे एक टर्म बोला गया है किसके बारे में, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक कैश नेक्सस ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, अब तक डेवलप हो चुकी थी, क्योंकि ट्रेड के थ्रू मतलब बाई एंड सेल के थ्रू ऑलरेडी आपकी एक कैश नेक्सस डेवलप हो चुकी थी, है ना, जो कि किसके बीच में थी आपकी, तो जो कि आपके बीच में थी विलेजेस के बीच में एंड टाउन्स के बीच में। चलो आगे बोलेंगे हम लोग, इन द मुगल हार्टलैंड टू रेवेन्यू वाज असेस्टेड एंड कलेक्टेड इन कैश। और जब हम लोग बात करते हैं ना हार्टलैंड के, मुगल के हार्टलैंड के बारे में, तो वहां पर भी देखो जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन वगैरह रेवेन्यू असिस्ट करने की बात आती है या फिर रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती, तो वहां पर भी रेवेन्यू का असिस्ट या फिर कलेक्शन जो होता था वो कैसे होता था आपका, तो वो कैश के अंदर में ही किया जाता था। आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, फॉर एग्जांपल वीवर्स। वैसे आर्टिसन जैसे ना कारीगर के बारे में बात करते हैं, तो कारीगर जो मिलनी चीजों को ना एक्सपोर्ट किया, चीजों को जो मिलियो प्रोड्यूस किया करते थे वो किस चीज के लिए किया करते थे, आपके एक्सपोर्ट के लिए, मतलब अपना सामान क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और दूसरे कंट्री में उसको हम लोग क्या कर देंगे, बेच देंगे, है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पर एक वीवर्स का दिया गया, वीवर्स कौन, तो वीवर्स का मतलब जो बुनकर होते थे, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, तो वीवर्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग आपके बुनकर, जो बुनाई वगैरह का काम करते हैं आपके। चलो रिसीव्ड देयर एडवांस, तो इनको अपना एडवांस मिल जाता था और इनको जब ये वेजेस मिलते थे, अगर काम का जो मजदूरी है या काम करने के पहले कुछ एडवांस या पैसे जो आपके दिए जाते हैं, ये सभी कैसे दिए जाते थे आपके, तो कैश में ही दिए जाते थे। एज डिड प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, सिल्क और इंडिगो, है ना। अब देखो जैसे बात करेंगे तो सेम चीज आपके ना प्रोड्यूसर्स भी क्या करते थे, आपके कॉमर्शियल जो प्रोडक्ट जैसे देना होता था कॉटन, सिल्क या फिर इंडिगो। अब देखो इंडिगो काफी इंपॉर्टेंट आती है आपकी, है ना। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो जो इंडिगो की जो फार्मिंग को लेकर के क्या होती है आपकी, 1917 में महात्मा गांधी क्या करते हैं, चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाती है आपकी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ठीक है 26 है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द एस्पिरेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेबल्स, है ना, ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। अब देखो डायरेक्टली यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है किससे है, 1857 के ना रिवोल्ट से क्या किया गया, आपका क्वेश्चन उठा करके दिया गया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है आपका कि देखो जो भी ना एस्पिरेशंस थे, मतलब लोगों की जो भी क्या थी महत्वाकांक्षाएं थी, ठीक है ना, 1857 के रिवोल्ट की रिगार्डिंग, है ना, लोगों की क्या थी, जो भी महत्वाकांक्षाएं थी, उनके जो भी क्या थे उद्देश्य थे, है ना, रेबेल्स के, कब, तो ड्यूरिंग आपके इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 के दौरान, जो कि रिफ्लेक्ट होता है उनके प्रोक्लेमेशंस में, उनके एक्शंस में भी हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं चीजों को हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको वही चीजें क्या करनी है, डिस्क्राइब करनी है। चलो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा गया आपका, डिस्क्राइब द एस्पिरेशन, तो हम लोग देखते हैं आंसर क्या हमारा, द प्रोक्लेमेशंस एंड कंडेम्ड द ब्रिटिश फॉर द annexations they had carried out and the treaties they had broken। देखो पहला तो क्या होता है ना, जो है ना, जो प्रोक्लेमेशंस आपके होते हैं, जो कंडेम होते हैं आपके किसके थ्रू, ब्रिटिश अपने एनेक्सेशंस के थ्रू जो कैरी आउट करते हैं आप, एंड जो ट्रीटीज होती है, जो लोग ट्रीटीज को भी क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। चलो आगे आपका है कंडेम द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, बोला कि आपका एवरी एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज अटैक्ड एंड फिरंगी एक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ वे ऑफ लाइफ दैट वाज फैमिलियर एंड चेरिश्ड। अब देखो जो एवरी एस्पेक्ट था आपका, तो ब्रिटिश रूल का ना
हर एक एस्पेक्ट को क्या किया गया आपका अटैक किया गया और फिरंगी को एक्विस्ट किया गया किसी के लिए तो डिस्ट्रॉइंग अ वे ऑफ लाइफ दैट वाज फैमिलियर एंड चेरिस्ड। आगे आपका है द रेबल्स वांटेड टू रिस्टोर दैट वर्ल्ड। और देखो जैसे मतलब जो लोग पहले अपनी जिंदगी जिया करते थे, जिनकी लाइफ उनके जिस तरह से पहले चल रही थी, वो उसी तरह से अपनी दुनिया को वापस से क्या करना चाहते थे, रिस्टोर करना चाहते थे। The proclamations expressed the widespread fear that the British were bent on destroying the caste and religions of Hindu and Muslims and converting them to Christianity। अब देखो जो प्रोक्लेमेशंस आपके थे ना, वो एक्सप्रेस कर रहे थे वाइड स्प्रेड फियर को, जैसे ब्रिटिश क्या कर चुके हैं आपके, जो बेंट ऑन हो चुके हैं हमारी कास्ट को, रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने। यानी कि सिंपली बोला जाए तो अंग्रेज क्या करना चाहते हैं, हमारे धर्म को, हमारे जाति को खत्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, है ना, चाहे वो हिंदू का हो या फिर वो मुस्लिम्स का हो। एंड वो हिंदू को और मुस्लिम को क्या करना चाहते हैं, उनके जो रिलीजन है उनके रिलीजन को बदल करके किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। चलो आगे आपका है पीपल वेयर अर्ज टू कम टुगेदर एंड फाइट टू सेव देयर लाइवलीहुड, their faith, their honor, their identity, a fight which was for the greater public good। अब पीपल यहीं पर क्या करते हैं, अर्ज होते हैं, एक साथ में आते हैं एंड अब लड़ाई करते हैं किसी के लिए, अपनी लाइवलीहुड को सेव करने के लिए, अपने फेथ के लिए लड़ते हैं लोग, है ना, लोग अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं, लोग अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान के लिए लड़ते हैं। और एक ऐसा फाइट आपका होता है जो कि मेनली क्या होता है आपका ग्रेटर पब्लिक गुड के लिए किया जाता है। चलो आगे हमारा है द प्रोक्लेमेशंस sought to unify all social groups in the fight against फिरंगी राज, है ना। नेक्स्ट बोला गया आपका जो आपकी ना प्रोक्लेमेशंस आपकी हो रही थी, वो दिख रही थी कैसे आपके, किसमें यूनिफाई किया गया है, जितने भी ना अलग अलग आपके सोशल ग्रुप्स होते हैं उन सभी को यूनिफाई किया गया है आपका, है ना, एक फाइट में। किसके अगेंस्ट में, जो फिरंगी राज है। फिरंगी राज यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ना ब्रिटिश रूल है, ठीक है ना, कौन सा रूल आपका, तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। चलो आगे बोला गया आपका आजमगढ़ प्रोक्लेमेशंस। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट आता है आपका कौन सा, तो आजमगढ़ का प्रोक्लेमेशंस। सिपॉय ग्रीवियंस लाइक रिलीजियस ऑब्जेक्शंस टू द इनफील्ड राइफल कैंडिडेट्स, पुअर सर्विस कंडीशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब यहीं से देखो सिपाही का जो कड़ुना होता है, जिनका ग्रीवियंस होता है, जैसे जो रिलीजियस ऑब्जेक्शंस होते हैं, किसमें, एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस को लेकर, जो कारतूस को लेकर के, है ना, जो कि कहीं ना कहीं यही एक आपका क्या ट्रिगर पॉइंट बनता है आपका 1857 के रिवोल्ट का, है ना। जो पुअर सर्विसेज वहां पर होती हैं, कंडीशंस होते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश जो ऑफिसर्स है वो क्या करते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी क्या करते हैं वहां पर करते हैं, रंग के आधार पर भेदभाव भी वो लोग करते हैं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है आपका एनालाइज द राइज ऑफ जोधर्स एंड द सिग्निफिकेंस इन रूरल बंगाल ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका क्या बंगाल से क्या क्या रिलेट करके दिया गया है। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन आपका है जिसमें बोला गया आपका कि आपको क्या करना है, एनालाइज द रोल ऑफ जोधर्स, यानी कि जोधर्स के जो आपके रोल हैं उनका जो सिग्निफिकेंस है, स्पेशली कहां पर आपके, तो रूरल बंगाल के अंदर आपके लेट 18th सेंचुरी में क्या इंपॉर्टेंस रहा है उनका, उसके बारे में हमें यहाँ पर आंसर देने हैं। चलो पहला पॉइंट हमारा है ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, है ना। जब आप बात करते हो ना लेट 18th सेंचुरी की, तो लेट 18th सेंचुरी के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है, while many जमींदार फेस्ड क्राइसिस, है ना, बहुत सारे जमींदार क्या करते हैं आपके, तो क्राइसिस को ना फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब बात करेंगे हम लोग लेट 18th सेंचुरी में, तो लेट 18th सेंचुरी में ना बहुत सारे जमींदार होते हैं आपके,
वो क्राइसिस को क्या करते हैं, फेस कर रहे होते हैं। अ ग्रुप ऑफ एफ्लुएंट पीजेंट्स नोन एज जोतदर्स, है ना। और यहीं पर आपको देखने को मिलता है कि एक एफ्लुएंट पीजेंट्स का आपके क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, जिनको क्या बोला गया, आपका जोतदर्स बोला गया है। वेयर कंसोलिडेटिंग देयर पावर, है ना, वो अपने पावर को क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, है ना, कहां पर, रूरल विलेजेस के अंदर। जोतदर्स हैड amassed extensive land holdings, sometimes spanning several thousand acres। अब ये देखो, जो आपके ना जोतदर्स थे, ये मेनली अपने आप को ना अमास्ट करते हैं एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग्स में, यानी कि इनके पास ना जमीन की कोई कमी होती नहीं है, काफी बड़े बड़े इनके पास एंड अच्छे खासे जमीन होते हैं। जो कि कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि इनके लैंड का स्पैनिंग एरिया होता है वो सेवरल आपके ना थाउजेंड्स एकड़ में होता है। जोतदर्स wielded significant influence over local trade and money lending, exerting immense control over poorer cultivators in the region। अब देखो जोतदर्स ने क्या किया, उनका जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है लोकल ट्रेड के ऊपर एंड मनी लेंडिंग के ऊपर। इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, वो एक्सर्ट करते हैं आपके, तो उनका एक अच्छा खासा इमेंस कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, जो कि उस रीजन के अंदर आपके ना पुअर कल्टीवेटर्स होते हैं। A substantial portion of Jotdars land was cultivated through, है ना, sharecroppers, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदियर्स और बरगद, है ना, क्या बोलते हैं, बरगदर्स, who worked the field for their own tools and surrendered half the produce to the Jotdars after harvest। Unlike zamindars who often resided in urban areas, Jotdars were situated in villages। जैसे ना, unlike हम लोग जमींदार्स के बारे में बात करेंगे, who often reside in urban area, जैसे ना जमींदार्स क्या होते थे आपके ना, वो अर्बन एरिया से मोस्टली रहते थे आपके, है ना। जोतदर्स वर सिचुएटेड इन विलेज, लेकिन जो आपके ना जोतदर्स हुआ करते थे वो कहाँ पर रहते थे, तो ये लोग आपके गांव में ही रहा करते थे। allowing them direct control over a significant portion of the rural population। और इससे कहीं नहीं यही चीजें उनको अलाउ करती थी कि उनका क्या होता था, एक डायरेक्ट कंट्रोल आपको देखने को मिलता था एक सिग्निफिकेंट पोर्शन के ऊपर, जो कि कहाँ का होता था आपका, तो आपके ना रूरल पॉपुलेशन का था। चलो आगे बोला गया आपका, जोतदर्स फियर्सली रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय जमींदार्स टू इंक्रीज विलेज रेवेन्यू। जमींदार्स फियर्सली क्या करते, रेसिस्ट करते थे, अटेम्प्ट्स करते थे बाय जमींदार्स कि आप क्या करो भैया, विलेज का जो रेवेन्यू है ना, इसको किसी भी तरीके से क्या करो, बढ़ाओ, कुछ करो यहाँ पर। ऑब्स्ट्रक्टेड जमींदारी ऑफिशियल्स मोबिलाइज्ड डिपेंडेंट रॉयट्स एंड deliberately delayed revenue payments to जमींदार्स। चलो आगे देखो, पॉइंट बोला गया आपका, इन इंस्टेंस वेयर जमींदार्स एस्टेट्स वर ऑक्शन्ड ड्यू टू रेवेन्यू डिफॉल्ट। अब देखो बहुत जगह पे हमें देखने को मिलता था कि जो आपके क्या होते हैं ना, इंस्टेंस में जब बात करें, जहां पर जमींदार का जो स्टेट्स होता था उसको रेवेन्यू डिफॉल्ट के कारण बहुत बार आपका ऑक्शन है कि नीलामी पर लगा दिया जाता था, है ना। जोतदार्स फ्रीक्वेंटली बिकम परचेसर्स, तो जमींदार का जो भी एस्टेट बिकता था उनको खरीदते कौन थे आपके, तो उनको खरीदते थे हमारे जोतदर्स खरीदते थे। फर्दर कंसोलिडेटिंग देयर अथॉरिटी, बहुत बार तो क्या करते वो लोग अपनी, और इस कारण से उनकी जो अथॉरिटी होती है वो और इधर क्या होती है, कंसोलिडेट होती है। चलो तो यहाँ तक था हमारा सेक्शन बी का, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे सेक्शन बी के, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से इन डिटेल क्या किया है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ना सेक्शन ई के बारे में। देखो सेक्शन ई जो हमारा है, इस सैंपल पेपर का लास्ट हमारा क्या होगा, सेक्शन है, और ये मेनली आपका ना मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसमें लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर ना जो हमारे क्वेश्चन है वो मैप बेस्ड क्या होने वाले हैं, हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन बोला गया आपसे 34 में 34.1 में बोला गया आपका, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स, है ना। देखो बोला गया कि एक पॉलिटिकल मैप है इंडिया का,
सो इंडिया का पॉलिटिकल एक मैप हमें क्या है यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना, गिवन दिया हुआ है आपको। इसमें देखो आपको क्या करने हैं, लोकेट करने हैं। किस चीज को लोकेट करना है, आपको लोकेट करना है, लेबल करना है कुछ फॉलोइंग को एप्रोप्रिएट सिंबल से। जैसे पहले आपको किसको, सांची जो एक स्तूप आपका, इसको लोकेट करना है। इसके अलावा आपको एक कालीबंगा जो कि इंडस वैली का साइट है, उसको लोकेट करने हैं। इसके अलावा देखो जब हम लोग बात करते हैं थर्ड में, ठीक है ना, थर्ड के बारे में जब हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं, तो आपका सॉरी सेकंड का आपका फर्स्ट में क्या है, पानीपत आपका जो टेरिटरी आपका है किसके, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स में। एंड बी में देखो बोला गया आपका विजयनगर, जो कि क्या आपकी कैपिटल थी आपकी विजयनगर एम्पायर की, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, मैप के अंदर में लोकेट करना है। चलो सबसे पहले हम लोग देखो बात करेंगे ना सांची के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सांची के बारे में। देखो सांची के बारे में जब बात करेंगे हम लोग, तो सांची ना कहां पर हमारी क्या है, लोकेटेड है। तो सांची के बारे में जब पॉइंट आता है आपका, इधर वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, सांची देखने को मिल जाएंगे, है ना। सांची क्या होंगे आपके, इस वाले पार्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था आपसे कालीबंगा। अब कालीबंगा कहां पर है, तो कालीबंगा के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, जो कि आपका एक इंडस वैली का साइट है, जब कालीबंगा के बारे में बात करेंगे तो कालीबंगा को ना मेनली कहां पर आपका लोकेट किया गया है। सो कालीबंगा के बारे में जब हम लोग क्या करते हैं, है ना, बात करेंगे, तो कालीबंगा का जो आपका लोकेशन है वो हमें इस वाले पार्ट में क्या होगा, देखने को मिलता है ना, कहां पर, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके कालीबंगा का, ठीक है ना। ये कहां का पार्ट हो गया, आपके कालीबंगा का आपका पार्ट है। चलो इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट बोला गया था आपका पानीपत, जो कि आपकी क्या टेरिटरी थी आपकी मुगल्स के कंट्रोल में, वो कहां पर है। तो इसके बारे में देखो, जैसे नॉर्मली अगर हम लोग बात करें पानीपत, है ना, तो पानीपत का जो कंट्रोल है वो आपको देखने को मिलते हैं इस वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। पानीपत कहां होंगे आपके, सो पानीपत आपके हो जाएंगे ना इस वाले पार्ट में। यहाँ पर क्या आएगा आपका, पानीपत हो जाएगा, जो कि मुगल टेरिटरी के क्या थे, आपके कंट्रोल में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखो हमसे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर विजयनगर के बारे में, ठीक है ना। अब देखेंगे जब विजयनगर, तो विजयनगर जैसे कि आपको पता होगा ना, साउथ इंडिया के पार्ट में आपका आता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं विजयनगर के बारे में, तो विजयनगर क्या होंगे आपके, इधर वाले पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन, विजयनगर, ठीक है ना। ये आपके हो गए विजयनगर का आपका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ आपके क्या होंगे, मैप बेस्ड आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो आगे बोला गया आपका, ऑन द सेम आउटलाइन मैप टू प्लेसेस हैव बीन मार्क्ड एज ए एंड बी। अब देखो बोला गया ना, ये सेम मैप पर ना दो प्लेस को मार्क किया गया है, ए और बी को, ठीक है, मार्क किया गया है। तो आपको क्या करना है, तो आपको बताने हैं कि द सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये दो प्लेसेस आपके जो मार्क किए गए हैं सेम मैप पे, ए और बी, ये दोनों क्या रहे हैं आपके, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के ये दोनों ही क्या रहे हैं आपके, तो इंपॉर्टेंट सेंटर रहे हैं। इनको आपको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट नेम्स क्या करने हैं, मैप पर ड्रॉ करके नियर में लिख देने हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ना ए के बारे में हम लोग बात करें अगर, ठीक है ना, अगर ए के बारे में हम लोग बात करें, जो इस वाले पार्ट के बारे में क्या कर रहा है, आपसे बात कर रहा है ना, 34 का ए, तो ये पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, लखनऊ का हो जाएगा, है ना। ये पार्ट कौन सा आपका है, लखनऊ का हो जाएगा। और वहीं अगर आप क्या करते हो ना, बी पार्ट की बात करते हो, तो बी का जो पार्ट आपका है वो पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये पार्ट हो जाएंगे आपके झांसी के, है ना। ये पार्ट कौन सा आपका है, झांसी हो जाएगा, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन हमारे हैं। चलो आगे में बढ़ते हैं। अब देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन के अलावा देखेंगे क्या और बोला गया है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन के अलावा बोला गया आपका, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जो विजुअली इंपेयर्ड आपके ना कैंडिडेट्स हैं, उसके लिए क्या दिया गया आपका, ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसमें देखो पहला क्या बताया गया आपका, तो आपको ना मेनली क्या करते हैं, दो प्लेसेस आपको क्या करना है, जो बौद्धिस्ट साइट्स के आपके हैं ना सेंट्रल इंडिया में, उसको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो नेक्स्ट देखो बोला गया आपका ना 34 क्वेश्चन नंबर। अब देखो वो जो 34 आपका क्वेश्चन था,
वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका इसका दिया गया है, जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, अब क्योंकि वो क्या करेंगे आपके ना मैप पर लोकेट नहीं कर सकते, उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है। देखो पहला बोला गया आपके ना 2 बौद्धिस्ट साइट्स के बारे में, जो कि कहाँ पर आपके हैं, सेंट्रल इंडिया में। तो सेंट्रल इंडिया में जब 2 बौद्धिस्ट साइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो पहला आपका सांची है, ठीक है, दूसरा हमारा है भड़ूत है, इसके अलावा आपके बोध गया और अजंता है। तो डिफरेंट आपके क्या है, अलग अलग बौद्धिस्ट साइट्स हैं। चलो आगे देखो बोला गया इसके अलावा आपका क्वेश्चन में, मेंशन एनी वन टेरिटरी अंडर द मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर के अंडर में ना किसी एक टेरिटरी के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो नेम कौन से हो जाएंगे आपके, दिल्ली है, आगरा है, पानीपत है, अंबर है, अजमेर है, लाहौर, गोवा। तो बहुत सारे अलग अलग आपके क्या है, टेरिटरी रहे आपके मुगल एम्पायर के अंडर में। आप कोई भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर आंसर दे सकते हो। चलो इसके अलावा बोला गया आपका, नेम द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, है ना। विजयनगर एम्पायर का कैपिटल क्या था, उसका आपको नेम लिखना है। सिंपल नेम क्या आपका, तो विजयनगर एम्पायर का आपका जो कैपिटल है उसका नेम भी क्या था आपका, विजयनगर ही था। चलो आगे बोला गया आपका क्वेश्चन नंबर, मेंशन एनी 2 सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था आपका ना, उसके 2 सेंटर्स के बारे में आपको बताने हैं। देखो सेंटर्स तो बहुत सारे थे, पहला आपका दिल्ली हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, आपका झांसी है, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कलकत्ता, बनारस, ग्वालियर, जबलपुर, आगरा, इसके अलावा आपका अवध भी। तो आपको किसी भी 2 सेंटर्स को याद रख लेंगे, हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी क्या है ना, यहाँ पे रिपीट हो गई है, ठीक है, तो सेम आपका क्वेश्चन है। चलो तो फाइनली इसके साथ ही जो हमारा सैंपल पेपर का डिस्कशन था क्लास 12th की हिस्ट्री का, वो फाइनली हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है।